हेलो दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं सीयूईटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आपके इससे रिलेटेड प्रश्न आएँगे और मैं कुछ प्रश्नों का संग्रह किया हूँ, जिसे आज मैं आपके सामने दिखाऊँगा, पढ़ाऊँगा और उसके बारे में पूरी डीपली अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। तो कुछ स्लोगन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास, बहुत बेहतरीन क्लास और स्टार्ट हो रहा आज से सीयूईटी का क्लासेस। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आप अपने इच्छा को पूरी करेंगे, अर्थात आप अपने जो भी आपका उद्देश्य है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आने वाले समय में एग्ज़ाम को क्रैक करके और अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर लेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप बहुत ही मन लगाकर पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आने वाले समय में एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 1 हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे सूची 1, सूची 2 दिया है, इसे सही से सुमेलित करके और इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर को चुनना है। तो आप देखेंगे दिया है सूची 1, सूची 2 अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद देखिए 368 में पंचायती राज। अब ये कौन सा सुमेलित करना है, कौन सा सही है, उसी को सुमेलित करना है। अनुच्छेद 40 आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 61 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति का महाभियोग। अब इसमें देखना है कौन सा सही किसको सुमेलित कर रहा है। देखिए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इस ऑप्शन के साथ हम लोग बात करते हैं और आगे चलकर तो आप देखेंगे यानी जो पहला नंबर है, यहाँ जो पहला नंबर है वह आपका तीसरे से यानी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात किया गया हुआ है। और उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 40 में आपका पंचायती राज का बात किया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है और अनुच्छेद 352 में आपका आपातकालीन प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में किसका है? आपातकालीन प्रावधान है। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे तो इसका सही उत्तर लग रहा है ये बी नंबर जो आपका यानी दूसरा नंबर जो है इसका सही उत्तर दिख रहा है। तो ये आपका दूसरा नंबर जो हो जाएगा ये सही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहले दूसरा प्रश्न देखने से पहले इसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ की पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ दे रहा है कि भारतीय संविधान एक व्यापक दस्तावेज है। देखिए यहाँ दिया है भारतीय संविधान एक व्यापक दस्तावेज है जो देश के शासन के ढांचे को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 368 क्या कहता है? भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, इसे संविधान संशोधन का प्रावधान बनाता है। अनुच्छेद 40 देखिए में कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें पंचायती राज की व्यवस्था करते हुए स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है और राष्ट्रपति को कार्यकाल से हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिससे राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान होता है। तो दोस्तों इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा, इससे भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया गया है, यानी जो ऊपर प्रश्न पहला देखे हैं उसमें बताया गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आप चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर जो 2 दे रहा है, ये कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके पास 4 है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, क्या दिया है ऑप्शन में आपका? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरा दिया है आपका ए.ओ. ह्यूम। तीसरा दिया है आपका
M.K. गांधी और चौथा आपका दिया है J.L. नेहरू। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्थापना किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। अब हम आगे और चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा और डीप में जानते हैं। अब देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखिए दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन 1884 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। अब देखिए उसके बाद दिया है उसने दिसंबर 1885 में पुणे में एक सम्मेलन का आह्वान किया था। सम्मेलन स्थल को बंबई में स्थानांतरित कर दिया था, यानी जो सम्मेलन का स्थल था वो बंबई में स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद दिया है नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का फैसला किया। अगला पॉइंट आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में WC की अध्यक्षता में हुआ था, WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें अगला पॉइंट दिया है आपका, इसमें पूरे भारत से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 लिए थे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। INC की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था, यानी जो INC की स्थापना हुआ था उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का क्या था? वायसराय था। अगला पॉइंट आपका दिया है INC के पहले 2 दशकों को इतिहास में उदारवादी मांगों के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट है उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें एडिशनल पॉइंट में क्या दिया हुआ है, दिया है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी का नाम से जाना जाता है, यानी मोहनदास करमचंद गांधी को हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसक प्रतिरोध के अपने दर्शन के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। इसके उपयोग उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया था। उनका जन्म, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी सामाजिक लोकतांत्रिक राजनेता और लेखक थे, जो 20वीं शताब्दी के मध्य में भारत में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। भारत में क्या थे? एक केंद्रीय व्यक्ति थे 20वीं शताब्दी के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। देखिए दोस्तों हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। ईवीएम का अर्थ पूछा हुआ है, यानी तीसरे नंबर प्रश्न में दिया है ईवीएम का अर्थ क्या है, ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे। ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का फुल फॉर्म। इसे हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सी नंबर आपका, यानी तीसरा नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे पॉइंट को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। अब देखिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसे भी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम 1982 में भारत में पेश की गई। 1982 में भारत में पेश की गई नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की अनुमति देती है। यह जो भी भारत के नागरिक हैं उन्हें यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की अनुमति देती है और मतों की गिनती में भारत के चुनाव आयोग के कार्य को आसान बनाती है। यानी यह मशीन चुनाव के जो भी काउंटिंग होता है, गिनती होता है, उसे आसान बना देती है। ईवीएम में 2 यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट 2 होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट होती है, ये याद रखिएगा। कंट्रोल यूनिट चुनाव अधिकारी के पास होता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो चुनाव अधिकारी के पास होता है, जबकि बैलेटिंग यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है, जहां मतदाता अपना मत डाल सके, यानी बटन दबाकर मत डालना होता है। तो ये आपका
ये कौन सी मशीन होती है? कंपार्टमेंट, यानी कंपार्टमेंट के अंदर इसे रखा जाता है जहाँ पर चुनाव होता है। इसे बैलेटिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है? आगे आप देखेंगे दिया बैलेटिंग यूनिट में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के नाम के अनुरूप बटन या स्विच होते हैं। आप देखे होंगे वोट डाले होंगे, तो आप देखे होंगे अलग-अलग प्रकार के चुनाव चिन्ह और नाम भी होते हैं और बटन को और उसके सामने बटन होती है, उस बटन को दबाना होता है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न भी आपको दिया सूचीबद्ध करने के लिए, यानी इसे सुमेलित करना है। दिया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। अब यहाँ दिया है आपका देखिए पर्वतीय दर्रा और यहाँ दिया है आपका राज्य, पर्वतीय दर्रा और राज्य दिया है। अब देखिए ए में दिया है आपका माना, यानी सिक्किम में माना जो है आपका पर्वतीय दर्रा है जो राज्य सिक्किम में है। नथुला है आपका कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। ये सुमेलित करना है, ये नहीं बता रहा कि आपका वहीं है, इसे आपको मिलाना है किस जगह है। जोजिला हिमाचल प्रदेश, सीप किला उत्तराखंड। अब बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा? सही उत्तर का आपको जवाब देना है। अब बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ आपको, इस प्रश्न का आपको सही जवाब देता हूँ। अब देखिए आपका दिया है ए माना, माना का जो है आपका ये कहाँ है? ये माना जो दिया हुआ है, माना का आपको बताते चलते हैं, ये आपका है माना का उत्तराखंड। माना का कहाँ है? उत्तराखंड, ठीक है? माना कहाँ है? माना पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है? उसके बाद नाथुला, नाथुला देखेंगे तो नाथुला आपका सिक्किम में है। कहाँ है? नाथुला आपका सिक्किम में है। अभी आपको इसके बारे में और भी अध्ययन कराएँगे और भी प्रश्न बताएँगे। जोजिला, जोजिला कहाँ है? जोजिला आपका जम्मू और कश्मीर में है। जोजिला आपका कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। सिप किला, सिप किला आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो अब देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इन चारों ऑप्शन में कौन-सा सही उत्तर होगा आप बता सकते हैं। तो देखिए ये इसमें देखिए इसमें क्या दिया है? इसमें 2 दिया है, इसमें 3 दिया है, लेकिन 4 वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो इसे थोड़ा-सा और ऊपर करते हैं और देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका तीसरा नंबर। सही उत्तर आपका क्या है? तीसरा नंबर। देखिए ये प्रश्न को आप हमेशा ऐसे प्रश्न को ज़रूर करिए क्योंकि सुमेलित करने वाले प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? तैयार ज़रूर रखिएगा। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए कुछ की पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, की पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। तो की पॉइंट में हम लोग देखेंगे दिया है माना दर्रा, माना दर्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माना दर्रा, ये देखिए यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है माना दर्रा, ठीक है? माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड और तिब्बत क्षेत्र को जोड़ता है, यह उत्तराखंड और तिब्बत क्षेत्र को जोड़ता है। यह मुख्य रूप से बृहद हिमालय में स्थित है, यह मुख्य रूप से बृहद हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड में अन्य दर्रे, अब देखिए कौन-कौन से दर्रे जो उत्तराखंड में हैं। देखिए दिया है लिपू लेख, क्या है? लिपू लेख, धुर्रा पास, मुलिंगला, नीति पास, देबसा पास, ये सारा आपके पास यह कहाँ है? उत्तराखंड में, सभी दर्रे उत्तराखंड में है। अब नाथुला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नाथुला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नाथुला आपका देखिए दिया है, नाथुला आपका जो दिया है, नाथुला दर्रा जो है ये देखिए दिया है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। यह भारत चीन सीमा के पास स्थित है। कहाँ है? भारत चीन सीमा के पास है। सिक्किम में अन्य दर्रे, सिक्किम में जो दर्रे हैं जिसको जेलेपा जेलेपा ला कहते हैं, सिक्किम में जो दर्रा है उसे जेलेपा ला कहते हैं, ठीक है? चलिए और आगे हम लोग जोजिला, जोजिला के बारे में पढ़ते हैं। जोजिला भी एक दर्रा है, यह कश्मीर में, कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। यह श्रीनगर को कारगिल लेह से जोड़ता है, यह श्रीनगर को कारगिल लेह से जोड़ता है। कश्मीर में और कौन-कौन से दर्रे हैं? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सब पॉइंट को अच्छे से आप तैयार करिएगा। अब देखिए इसमें क्या है? बनिहाल दर्रा, क्या है? बनिहाल दर्रा है, फिर बुरजेल दर्रा है, उसके बाद पेसिला दर्रा है, फिर पीर पंजाल दर्रा है, ठीक है? ये सब कहाँ स्थित है? ये सभी दर्रे आपके जो है अवेलेबल है कहाँ? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है ना? कश्मीर में है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? कश्मीर में, ठीक? ठीक है। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। कुछ नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और भी हम आपको दिखाएँगे। चलिए यहाँ देखिए आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 5, यानी प्रश्न नंबर 5 में आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 5 में दे रहा है
किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था? इसका जवाब आप दे सकते हैं, पढ़े भी होंगे, इसका जवाब आप दे सकते हैं। चलिए, ऑप्शन आपके पास है काकोरी प्रकरण, उसके बाद ये चौरी चौरा प्रकरण, फिर दिया है यंग बंग प्रकरण, जलियांवाला बाग प्रकरण। तो ये आपका सही उत्तर क्या होगा? एक बार ज़रूर इसका उत्तर आप बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर आप बताइए, मैं बता रहा हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, इसका सही उत्तर आपका होगा चौरी चौरा प्रकरण। क्या होगा? चौरी चौरा प्रकरण। सही उत्तर होगा आपका चौरी चौरा प्रकरण। ठीक है? चौरी चौरा प्रकरण। इसे याद कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, अब इसके कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, की पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे इसके की पॉइंट दिए हुए हैं। चलिए, देखिए दिया है, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर जिला संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश, यानी पहले संयुक्त प्रांत नाम था लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो गया है, ब्रिटिश भारत में हुई थी। वहाँ पुलिस ने असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ पर गोलियां चलाई थी। यानी जो भी प्रदर्शनकारी वहाँ असहयोग आंदोलन में शामिल थे, पुलिस ने वहाँ गोलियां चलाई थी। यानी प्रदर्शनकारियों ने जवाबी कार्रवाई में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और आग लगा दी, जिसके अंदर मौजूद हर व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के परिणाम स्वरूप 3 नागरिकों और 22 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी सन 1922 को राष्ट्रीय आधार पर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय आधार पर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। कुछ इसके और भी इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर करिएगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है काकोरी ट्रेन डकैती, जिसे काकोरी षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी शहर के पास वर्तमान भारत राज्य उत्तर प्रदेश में हुई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी वर्तमान में उसका नाम है उत्तर प्रदेश, भारत में है ना। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब वर्तमान भारत में ही है, ठीक है, शहर में एक दुखद घटना हुई थी। ये आप जानते भी होंगे, का जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप जानते भी होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखते हैं, दिया है प्रश्न नंबर 6 में, भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? भारत कोकिला को किस नाम से किसे जानते हैं? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? यह भी आपका अच्छा पॉइंट है और इससे भी याद कर लीजिएगा। जैसे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर। तो सही उत्तर क्या होगा? आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए आगे मैं इसका बताता हूँ। सही उत्तर होगा आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग अगला पॉइंट यानी क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 के बारे में जानते हैं। चलिए, दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे आपके। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसके बारे में हम लोग और जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताना होगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर क्या होने वाला है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में है इसका मुख्यालय, यानी WHO का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। चलिए आपका
अब कुछ की फैक्ट इसके बारे में की पॉइंट हम लोग जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। टेड्रोस एडनोम टेड्रोस एडनोम विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। आगे दिया है, इसलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड WHO के शासी निकाय हैं। WHO ने अपने सदस्य देशों से धन प्राप्त करता है, जो या तो अनिवार्य या स्वैच्छिक हो सकता है, या तो अनिवार्य हो सकता है या स्वैच्छिक हो सकता है। ठीक है, कुछ एडिशनल भी इसके पॉइंट दिए हुए हैं, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है एडिशनल पॉइंट में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय कौन किसका संगठन कहाँ स्थित है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यह IMP, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ IMP, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, इसे जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दिया है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APSC सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? सिंगापुर में है। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग कहाँ है? बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? बैंकॉक में। संगठन अगला है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। सार्क का कहाँ है? सार्क का काठमांडू नेपाल में है। ये आपका जो पड़ोसी देश है काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन UK में है। कहाँ है? लंदन UK में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये एक देश है जहाँ पर इसका मुख्यालय है नाटो का। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, ये आपका कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। ये याद जरूर रखिएगा, पेरिस फ्रांस में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल जिसे बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, ये कहाँ स्थित है? लियोन फ्रांस में है। ये भी कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। यानी आपको संगठन और मुख्यालय संबंधित हमने इतना सारा प्रश्न तैयार कराया, इसे जरूर याद रखिए क्योंकि इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न आपका दिया है, अगला जो प्रश्न दिया है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आपका अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपके पास है YV रेड्डी, NK सिंह, विजय केलकर, C रंग राजन। तो अब देखिएगा इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, चारों में से कौन सा उत्तर सही है ये आपको बताना है। चारों में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा NK सिंह। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके की पॉइंट के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ दिया हुआ है, 15वें वित्त आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा नवंबर 2017 में किया गया था। आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं। इसके पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी और अनूप सिंह हैं। आयोग ने केंद्र से राज्य में पिछले 42% से 41% तक कर विचलन को कम करने की सिफारिश की थी। 1% की कमी जम्मू और कश्मीर लद्दाख के नव गठित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी जानते हैं। धन के हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड इस प्रकार क्या है? आय का अंतराल आपका दिया हुआ है कितना? 45%। जनसंख्या का 2011 के अनुसार -15%। फिर क्षेत्र का 15%, वन और परिस्थिति का भी 10% है। तो ये आपके कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं ताकि आप भी इससे और भी क्वेश्चन को तैयार कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, RBI का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? RBI का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास है दिल्ली, अगला ऑप्शन है
कोलकाता, अगला ऑप्शन है चेन्नई और अगला ऑप्शन है मुंबई। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका जवाब आप फटाफट दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों सही उत्तर होने वाला है मुंबई, यानी आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। चलिए अब हम अगला कुछ इसके की पॉइंट के बारे में भी हम जानते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र भारत में स्थित है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर 1935 से 37 तक सर ओसबोर्न ए स्मिथ थे। यानी आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे 1935 से लेकर 1937 तक सर ओसबोर्न ए स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर वर्ष 1943 से 1947 तक सर सीडी देशमुख थे। कौन थे, सर सीडी देशमुख थे। आमतौर पर आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका स्पष्टीकरण किया गया था। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में स्थित था और बाद में उन्हें मुंबई स्थानांतरित कर दिया है। यानी पहले इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था और कोलकाता के बाद इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये भी प्रश्न है आपका सुमेलित कीजिए है, यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, आंदोलन और संस्थापक। अब ये बताइए ब्रह्म समाज, आप पढ़ भी चुके होंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज हो गया हेनरी विवियन री डेरोजियो, फिर सत्य शोधक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, यंग बंगाल मूवमेंट राजा राम मोहन राय, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन है इसके, तो यहाँ आपका दिया ज्योतिबा फुले। अब इसमें से आपको मैच करना है, ठीक है, यानी मिलान करना है कौन सा सही है और मिलान करने के बाद फिर इसी प्रश्न को आप करेंगे, ठीक है। मिलान करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताएंगे आप। अब देखेंगे हम यहाँ इस प्रश्न को, तो यहाँ दिया ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आपको पता है कि राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे कौन, राजा राम मोहन राय। उसके बाद देखेंगे सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट का स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना कौन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो अब बताइए सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। अब सही उत्तर ए का आपका देखिए क्या है, ए का 3 है, ए का 3 है। तो देखिए ए का 3 आपका किसमें किसमें मिल रहा है, एक तीसरे मिल रहा है, एक चौथे मिल रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा अभी देखना है हमें, ठीक है, क्योंकि 2 मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो अब उसके बाद देखेंगे दूसरे का चौथा भी दोनों मिल रहा है ना। उसके बाद तीसरे का पहला देखिए चौथे वाले में मिल रहा है, किसमें, चौथे वाले में। तो ये आप देखेंगे चौथा जो ऑप्शन है वही आपका सुटेबल बन रहा है और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं और इसे की फैक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखिए कुछ की फैक्ट इसमें दिया हुआ है तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं की फैक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए दिया हुआ की फैक्ट में ब्रह्म समाज एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन है जो कलकत्ता अब कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत में इसकी स्थापना वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत में इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ये सब पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, इसे जरूर आप नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपको आसान हो रिवीजन करने में। सत्य शोधक समाज का सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी उत्पत्ति, महाराष्ट्र में हुई थी। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने किया था। यानी इसकी स्थापना वर्ष 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने की थी। इन्होंने दलितों, पहले अछूतों के रूप में जाना जाता था, आदिवासी समुदाय और महिलाओं सहित भारत के उत्पीड़ित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उत्थान की मांग किए थे। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं और एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये लास्ट प्रश्न है आज का आपके लिए।
तो आप देखेंगे इसमें दिया है यंग बंगाल आंदोलन एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन था जो बंगाल में उभरा हुआ था। ये कहाँ से हुआ हुआ था? बंगाल से हुआ था, ठीक है? इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसकी स्थापना कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने की थी। किसने किया था? इसकी स्थापना कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने की थी। अगला पॉइंट दिया है आपका, जिन्होंने अपने छात्रों की पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल उठाने और तर्कवाद और व्यक्तिवाद को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित एक संस्था है। चलिए, तो दोस्तों आज का ये क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। जनरल नॉलेज क्लास और भी रोचक जानकारी से संबंधित जो सीयूईटी एग्जाम में आ सकते हैं, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। और अब क्लास स्टार्ट हो चुका है, रेगुलर क्लास होगा दोस्तों। हिंदी का भी क्लास लिया जाएगा और जनरल नॉलेज का भी क्लास लिया जाएगा और साथ में आपको रीजनिंग का भी क्लास मैं देने वाला हूँ। रीजनिंग का भी क्लास अब स्टार्ट होगा क्योंकि सारे क्लासेस अब कंटिन्यू में करने वाला हूँ। एग्ज़ाम भी अब आने ही वाला है, तो आपको तैयारी अपनी बेस्ट रखनी है। अब मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कि जब भी आप तैयारी कीजिए तो अपना एम फिक्स करिए कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना हो और उस कैंपस में आप पढ़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको विशेष फ़ोकस करना होगा अपने जो भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट पर, और आने वाले समय में एग्ज़ाम को क्रैक करके और अपने इच्छा अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार और आपके लिए वह लाइनें मैं याद दिलाऊँगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों अपने जज़्बे को, अपने मन को हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगे और क्लास को रेगुलर ज्वाइन करेंगे ताकि आप आने वाले समय अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नए दिन, नए क्लास, नए टॉपिक के साथ।